हाँ जी गोविंद भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया दीदी। और कैसा चल रहा है आपका समाज सेवा? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। चलो बताओ कुछ एक्सपीरियंस आपका अभी तक का, लोगों से कैसा रहा आपका? आपके शिविर भी हुए थे ना अभी हाल ही में? हाँ जी दीदी, शिविर होते रहते हैं। जूम मीटिंग पे भी होती रहती है और फिजिकल तौर पे भी, जैसे गांव में, शहरों में, मोहल्लों में, या दो चार घर जैसे आपस में, जैसे मतलब घर हैं, किसी ने बुला लिया अपने घर पे तो अच्छा, उनके घर चला जाता हूँ। फिर वहाँ पे 10-20 फैमिली आ जाती है, परिवार आ जाते हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती है। तो लोग आपकी बातें मानते हैं? क्वेश्चन नहीं करते आपसे कि भाई आप क्या हो, आप डॉक्टर तो हो नहीं, आप आपको ये मान्यता नहीं है, आप क्यों इतना ज्ञान दे बांट रहे हो? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग? दीदी, जब मैं उनको बोलता हूँ मैं तो आपका भाई हूँ, तो कहते हैं ठीक है, आप जो कहोगे वो करेंगे। अच्छा भाई बनते हो तो मान जाते हैं। चलो भाई बंधु समझ के बोल के एटलीस्ट सुनते तो है आपको। हाँ। जैसे अब कल की मतलब दीदी बता रहा हूँ, कल की बात है, लखनऊ से फोन आया था 3-4 दिन पहले कि भैया मेरी मम्मी को ना बहुत तकलीफ है और वो छटपटाती रहती हैं। मतलब बिस्तर पे भी पड़ के ना छटपटाती रहती थी। अच्छा। कई बार तो डॉक्टरों ने बोला कि दौरे की तकलीफ है या कुछ ऐसी तकलीफें बताई। हम्म। तो मेरे को फोन किया तो मैंने उनको बोला भैया देखो, मैं तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, हम्म। मैं एक भाई हूँ। तो एक काम करो, आप डॉक्टर को दिखा लो। कह रहे जी डॉक्टर को तो मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बात कर लो मम्मी से, मम्मी को समझा दो। मैंने कहा जी बात करा दो। मैंने कहा हाँ जी चाची क्या हुआ? करे कुछ नहीं बेटा, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया ना? पोतों की शादियों में नाचनी है? तो कहते हैं पहले बेटे की शादी करूं तब तो ठीक ही नहीं हुआ अभी मैं। मैंने कहा अभी ठीक हो जाओगी, चाय पीती हो? कहते हाँ 4 पीती हूँ। मैंने कहा जी छोड़ दो। कह रहे कैसी बातें कर रहे बेटा? मैंने कहा आपकी नानी पीती थी, पर नानी पीती थी? कह रहे नहीं वो तो नहीं पीते थे। तो कितने साल जिए? तो उन्होंने बोला जी वो तो बड़ी लंबी उम्र जीती थी। कह रहे अच्छा, तो मैं चाय छोड़ दूंगी तो ठीक हो जाऊंगी? मैं कहा हाँ चाय छोड़ दोगी तो ठीक हो जाओगी और 2 दिन में ठीक हो जाओगी। कह रहे आपके कहने से मैं 2 दिन चाय छोड़ती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है छोड़ देना, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कुछ नहीं, एक छोटा सा तुलसी ले लो थोड़े से और मुनक्के ले लो, इसको उबालो और इसको चाय की तरह पी लो और बेटे को बोलो मैंने तेरे को बचपन में बहुत तेल लगाया था, अब तू मेरे को तेल लगा, बिल्कुल मालिश सही। कर। तो बहुत अच्छा बात बोला। ऐसे घर में हाँ घर में घुस के बात करी। कल उनका फोन आया कि भैया मम्मी से बात कर लो, मम्मी बहुत खुश है, उनकी तकलीफें नहीं हुई और चाय भी छूट गई। अच्छा, अभी अभी वो ठीक है, काफी हद तक उनको रिलीफ मिला अभी? हाँ, 2 दिन में वो 90% रिकवर है। अब सिर्फ शारीरिक कमजोरी रह गई है, तो कमजोरी भी दूर हो जाएगी धीरे धीरे। आपको क्या लगता है भैया, ये लोग आजकल जो है ना, लोग परेशान है एक्चुअली। मैं अभी भी देखती हूँ कि लोग ना, जैसे बेघर वाले बच्चे नहीं होते, अनाथ बच्चे, वो हाल हो गया है लोगों का। मतलब कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, लोग भटक रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं इधर उधर। इसके पास जाओ तो ये नोच के खा रहा है, उसके पास जाओ तो वो नोच के खा रहा है। किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें? इसलिए अभी तो जो अच्छे लोग हैं वो भी बेचारे परेशान। उनको भी इतना मतलब अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ता है साबित करने के लिए कि भैया मैं सही इंसान हूँ, सही बंदा हूँ, मुझे अपना लो। आप क्या कहते हो इसके बारे में? क्योंकि मैं जैसे ऐसे छोटी सी बातों को लेके मैं अपनी देखो, हम अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं। हम अपनी सोच के हिसाब से अगर दूसरे की सोच में मदद करने की कोशिश करें तो मदद अच्छी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा थोड़ी सी ब्रीफ में बताता हूँ कि 2016 से पहले मैं एक आम इंसान था जो नौकरी करता था, सारा दिन अंग्रेजों की तरह टीवी देखना, मोबाइल देखना, फिल्में देखना, ये सारे काम करता था। तो 2016 में राजीव भाई को सुना तो उनके व्याख्यान मेरे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने कहा यार ये इस इंसान की आवाज बहुत अच्छी है। मैं उस वक्त इतनी इज्जत नहीं दिया, मैंने कहा ये आवाज बड़ी अच्छी है, इन्होंने और क्या क्या बोला होगा। तो इनको मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो उसके बाद मेरी लत लग गई। मैंने 3 महीने लगातार 24 घंटे दिन रात ऑफिस में रह के, क्योंकि नेट की सुविधा नहीं थी, वाईफाई की सुविधा नहीं थी, मोबाइल अच्छे नहीं थे, तो ऑफिस के कंप्यूटर में ही देखा करता था। तो मैंने 3 महीने में इनके सारे व्याख्यान सुन लिए। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आज हर इंसान को जो जरूरी है, देखो जी लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान ये 3 चीजें ही जरूरी है। तो रोटी का शब्द आता है स्वास्थ्य को लेके। अगर मैं अपनी भाषा में समझने की कोशिश करूं तो रोटी हमारा स्वास्थ्य है, मकान हमारी इज्जत है।
क्योंकि देखो जी, अगर आप आपके कपड़ा घर में कपड़ा जवान हमारी बच्चे, इज्जत है, हाँ कपड़ा जी, हमारी इज्जत है ना। हाँ मतलब कपड़ा जो, हाँ कपड़ा इज्जत हो गया, मकान जो है आपका धन है। हाँ तो सही। इस तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 शब्दों को लेके तो मैंने कहा चलो राजीव भाई को सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि मैं उससे पहले अपने घर में ही देख रहा था कि बहुत सारा पैसा हर साल 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास खर्च हो जाता था। तो वो चीज़ें मैंने अपने घर में जब इस्तेमाल करना शुरू किया, राजीव भाई के छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले जो हमने सुने थे कि अजवाइन खाओ तो पेट दर्द दूर होता है। तो घर में कभी पेट दर्द हुआ तो अजवाइन खा लो जी। ऑफ़िस में मेरे 22 स्टाफ थे, तो मैं उनके ऊपर पानी पीने के नियम, जैसे राजीव भाई ने बताया, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो 1 निवाला लेता था और पानी साथ में लेता था। मुझे कितनी मुश्किलों से मैंने पानी पीना 1.5 घंटे के बाद शुरू किया, मुझे मालूम है। तो मैं सिखा सकता हूँ कि कैसे पी सकते हैं। क्योंकि मैंने छोड़ा है, क्योंकि खाना खाता था 1 घूँट पानी, हर निवाले के साथ पानी पीता था। तो मैंने अपनी आदत को छोड़ा, राजीव भाई के व्याख्यान को इतनी बार सुना, उसके दुष्प्रभाव को देखा, तो एक बार मैं खुद किसी को समझाने के चक्कर में मैंने बोल दिया, यार एक क्या छोटी-सी बात है, अगर पानी रखो साथ में, और आपके बेटा है आपको बच्चा, अगर आपने वो पानी उठा लिया, तो मैं आपके बेटे को 2 थप्पड़ मार दूँगा। तो इंसान ने मतलब ऐसी सोच करके फिर मैं अपने आप को भी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र होने लगी कि अगर मैं पानी पीऊँगा, गलतियाँ करूँगा, तो मैं बीमार पड़ूँगा, तो मेरे बच्चे मतलब तकलीफ में आ जाएँगे। तो मुझे स्वस्थ रहना है और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखना है। इस तरीके की अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किया। तो राजीव भाई को सुनने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आया कि जो मैंने सीखा है और जो मेरे पास है, वो मैं लोगों को दूँ। जो लोग ले सकते हैं ठीक है, नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, मना नहीं है, हर किसी को ज़रूरी नहीं है। हर सही। कोई ज़रूरी नहीं है कि हल्दी मेथी सोंठ खा के साइटिका का पेन, गर्दन का, सर्वाइकल का पेन, स्लिप डिस्क, मतलब बहुत सारी भयंकर बीमारियाँ, जिसके लिए लोग लाखों रुपए का इलाज करा लेते हैं, लाखों रुपए का टेस्ट कराते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथी, मतलब सालों साल इलाज चलता रहता है। लेकिन जो मानते हैं, उनको यही हल्दी मेथी सोंठ, जो राजीव भाई का फ़ॉर्मूला, मतलब राजीव भाई के व्याख्यान से सुना था, उसको जिन्होंने माना, तो आज पूरी तरह से रोग मुक्त है। ये बातें मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो लोग अच्छा लगने लगा। फिर मैंने कहा यार और क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से घर में घुसने के लिए क्या कर सकते हैं? तो मेरे मन में आया कि अगर मैं घर आके बोलता हूँ अपनी वाइफ को, तो जो मेरी धर्मपत्नी है, कि मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सौंठ उबाल के दे दो, तो मेरे को बोलेगी चुपचाप 2 गोली खा लो। मैंने कहा यही तो और बोलते हैं अगर, लोग। हाँ, मतलब मैं वो कहेंगे डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, गोलियाँ खा लो। लेकिन अगर गलती से मेरी धर्मपत्नी के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सर दर्द में सौंठ का पानी पिलाना बहुत बढ़िया है, तो मैं चाहे लाख मतलब मरता रहूँ, बोलूँगा जी मेरे को गोली खाने दो, कहेंगे चुपचाप पहले ये काढ़ा पियो, इससे नुकसान नहीं होता, नेचुरल चीज़ें हैं। तो हम मुझे ये समझ में आई कि जो हमें जगाने की बात है, जो घर में अगर किसी को समझाना है और जागरूक लाना है रसोई घर के प्रति, तो वो माँ और बहनों को। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि क्योंकि वो लोग जब दादी-नानी की बात माना करते थे ना, वो अपनी बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे, तो घर सुखी संपन्न था। जब बिल्कुल। से उन लोगों ने भी डॉक्टरों को फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो घर परिवार परेशान हो रखा है। वो एक्चुअली किचन लैब बन गया है। किचन जो है हाँ, ना भैया किचन, लैब बन गया, वो अब रसोई घर नहीं रहा, वो लेबोरेटरी हो गया है। इसीलिए तो आज सब बीमार हैं, यही तो कारण है सबका। हाँ, और पीछे मुड़ के कोई देखना नहीं चाहता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब आगे इतना बढ़ गए हैं कि पीछे का सब कुछ धुंधला हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा लोगों को। और आगे तो बस खाई में ही जा रहे हैं धीरे धीरे सारे के। पीछे मुड़कर तो देखना ही पड़ेगा दीदी। देखो अभी नहीं देखते, लेकिन अगर हम जैसे भाई बहन की तरफ बता रहा हूँ, आदमी कब पीछे मुड़ के देखता है, जब जिस दिन उसके शरीर में बहुत ज्यादा भयंकर पेन हो रहा हो, या बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट किसी भी तरह का, शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, जब कष्ट असहनीय हो जाता है, तो इंसान अपने कर्मों को देखना शुरू करता है। यार मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, मैंने किसका चुराया था, किसका बुरा किया था, मतलब पीछे मुड़ के देखता तो जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखेंगे, हर इंसान को देखना पड़ेगा, नहीं देखेगा तो सपने में भी देखेगा, लेकिन देखेगा कि हमने हमने हमसे गलतियां क्या हुई है। तो मैं कहता हूँ कि बाद में देखना पड़े, उससे पहले ही अभी देख लो। सही बात है। एक बात और दीदी, छोटी सी बात बीच में बता रहा हूँ,
कि मैं ये नहीं कहता कि आपको एरोप्लेन चलाना आना चाहिए, एरोप्लेन चलाना आना चाहिए, ट्रेन चलाना सीखना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरीके से घर के 2 पैसे, परिवार का समय और धन बचाने के लिए और सुविधाओं को जल्दी समय निपटाने के लिए स्कूटी जैसी चीज़ चलाना सीख जाते हैं, साइकिल जैसी चीज़ चलाना सीख जाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आपको सर्जरी करनी है। हमें सर्जरी नहीं सीखनी। हमें बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं सीखना। मतलब माँ-बहनों के लिए, घर परिवार के लिए, हर इंसान के लिए संदेश है कि हमें बड़ी बीमारियों के लिए नहीं सीखना, हमें एरोप्लेन नहीं उड़ाना। लेकिन जिस तरीके से आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, बचपन में ज़रूरत के अनुसार, बड़े होने के बाद स्कूटी, कार चलाना सीख गए, तो उसी तरीके से अपनी सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, क्योंकि यही छोटी-छोटी तकलीफ़ें हैं, दस्त, उल्टी, यही छोटी-छोटी तकलीफ़ें हैं जो बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है अगर आप उसको गलत तरीके से इलाज करा लेते हैं। शुरू में ही अगर मान लिया कि किसी बच्चे को समझाना है, उसको प्यार से समझाने के बजाय थप्पड़ मार के समझाया, तो अगली बार उसको लाठी मारनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो ढीठ हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम हर समय मान लिया दस्त हो गए, तो हम तुरंत जाके दवाई लेके खा लिया, तो अगली बार फिर दस्त होगा तो वो दवाई जो पहले आपने खाई थी, उस दवाई का असर आपकी बॉडी पे अगली बार ना के बराबर है। आपको उसके बाद हैवी डोज़ लेना पड़ेगा। तो हम क्यों ना शुरुआत अपने किचन से करें, अपने रसोई घर से करें, नेचुरल चीज़ों से करें, जो हमारी दादी-नानी करती थी। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में मेरी नानी 92 साल की है, मुझे आज भी याद है, ऐसा नहीं कि जब हमें मेरे को ज खाँसी जैसी समस्या हुई थी बचपन में, तो उन्होंने डॉक्टरों को नहीं दिखाया, लेकिन शुरुआत उन्होंने घर से करी। और नहीं, नहीं, कई सही, बार तो ऐसा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप भैया। कई बार तो ऐसा होता है दीदी कि सारा जग घूमने के आने के बाद फिर दोबारा घर से ही ठीक होता है। और ये हर बीमारी में देखा गया है, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपकी सुविधाएँ हैं, जब तक आपको लेके जाने वाला कोई तैयार है, तो आप आज इस हॉस्पिटल में, कल उस हॉस्पिटल में, आज इस डॉक्टर के पास, कल उस डॉक्टर के पास, कल आज इस वैद्य के पास, कल उस वैद्य के पास। जिस दिन आपके परिवार वाले मान लिया कि आपका शरीर साथ देना बंद कर दिया, आप नहीं जा पा रहे हैं या परिवार वाले आपको नहीं लेके जा रहे हैं, तब किसके भरोसे होते हैं? वही बीमारी, वही तकलीफ़ें किसके भरोसे? अपने भगवान भरोसे, के भरोसे। भगवान भरोसे। आपके कर्मों के भरोसे, आपके रसोई घर के भरोसे। अब जो होगा ठीक है भाई, हल्का-सा दलिया ही दे दे बेटी, हल्का-सा दलिया दे यार, थोड़ा-सा दे, अब क्या करूँ, जीना है तो थोड़ा तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, ला बेटा। और जब तक धन था, दौलत था, तो नहीं जी कैल्शियम के लिए ये लेना है पिताजी, इस टाइम पे ये जूस लेना है बेटा जी, ये इस टाइम पे ये फल लेना है, सूप लेना है, संतरा लेना है, अनार लेना है, मौसम्मी लेना है। जैसे लग रहा है कि पता नहीं आज पिताजी को एकदम पूरा का पूरा ए वाई जेड तक का, मतलब सुबह से लेके शाम तक का वो है, केयर टेकर। और जब सारी चीज़ें थक हार जाते हैं, तो फिर वही रसोई घर, वही परंपराएँ, वही पुरानी विधियाँ जिस तरीके से था। तो अगर हम शुरू से ही इतना अ, मतलब मन से, दिल से, मतलब मन से सादगी सादगी लेके सामने वाले की सेवा करें, मन में सादगी लेके। अगर मान लिया मेरे घर में मेरी वाइफ़ बीमार है और मैंने उसको कुछ ब बना के देना है, तो उसको बोला, "ये ले जल्दी से पी ले।" तो ये देना और प्यार से देना, गर्म पानी करके लाके सिर्फ पानी, मैं कई बार अपने घर में प्रैक्टिकल कर चुका हूँ कि मेरी वाइफ बच्चे बोलते पापा ये दिक्कत हो रही है। मैंने कहा अच्छा बेटा 1 मिनट रुक जा इधर आ। ये लिया थोड़ा-सा पानी, कुछ मिलाया नहीं मिलाया, अच्छा ये पी ले। कह रहे प्या मैं कहा बेटा ठीक हो जाएगी। अभी मेरी बेटी नीचे जाते हुए सीढ़ियों से गिर गई, उसको छिल गया। कह रही पापा चोट लग गई। मैंने कहा बेटा थूक लगा लो। उसने थूक लगा लिया, खून बह रहा था, अपनी लार लगाने से उसके थूक रुक गया। तब उसको ये थोड़ी-सी समझ आ गई। आगे चल के बड़ा होगी तो उसको मालूम होगा। अगर यही चीज़ अगर ज़्यादा होता तो मैं उसको बोलता ठीक है जी चूना लगा ले, फिटकिरी लगा ले, जो भी चीज़ें हैं, जो हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ये हमें करना पड़ेगा। तब तक आप कितने के भरोसे रह सकते हैं, किसके भरोसे रह सकते हैं? कई बार ऐसा होता है बहुत सारे डॉक्टर वैद्य हैं, आपके मेरे फ्रेंड सर्किल मान लें कि मेरी सर्किल बहुत अच्छा है, आपके सर्किल बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं। आपके पेट में दर्द हुआ, उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है जी, आप ना फटाफट ये लसनादि बटी या ये कोई दवाई या किसी भी तरह की होम्योपैथ का डॉक्टर होम्योपैथ की दवाई बता दे, एलोपैथी का डॉक्टर एलोपैथी का। लेकिन यहाँ से बाहर तक जाके लाने में 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा ना। उस सही, 1 घंटे के कष्ट से बचने के लिए हमें रसोई घर का ज्ञान लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ज़रूरी नहीं कि रसोई घर की चिकित्सा आपको पूरी तरह से ठीक कर दे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं माफ़ी माँगता हूँ कि अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ किसी को डॉक्टर वैद्य को बुरा लगे तो मैं माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन उस
परिस्थिति में फर्स्ट एड, जिसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, वो तो रसोई घर से शुरुआत होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इसका सही। ज्ञान हर माँ बहन, भाई को, बेटे को माँ के लिए, भाई को, मतलब सबको मतलब ज्ञान लेना है अपने अपने स्तर पे। मैं कई बार एक बहन है, उनका फोन आया, भैया मेरे को ना हैवी ब्लीडिंग का हो रहा है। मैंने कहा दीदी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। कह रहे क्या? मैंने कहा जी आप फिल्म देखती हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा जी आपने कभी ये देखा है कि किसी फिल्म को देखते हुए बीच में ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर देखने के बाद आप कहती हो कि अगली बार जब फिल्म रिलीज होगा तो हम देखेंगे इसे, और आप हमें दिखाने ले चलिएगा। कह रहे हाँ। मैंने कहा ट्रेलर देख के फिल्म देख रहे हो, तो आज मैं एक आपको घर की चीजें बता रहा हूँ, उस नुस्खे से अगर आपका ये समस्या ठीक होती है तो आपकी जिम्मेवारी है कि इसकी पूरी फिल्म 3 घंटे की कैसी है, वो आपको सीखना पड़ेगा मेरे तरफ से, ताकि आज आप एक औषधि के बारे में जानेंगे तो कम से कम उस औषधि से होने वाली 50 बीमारियों का इलाज अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में, अपने रिश्तेदारों को आसानी से बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। नहीं किसी को बताओगे तो अपने परिवार के लिए तो करोगे। कम से कम अपने परिवार के लिए। आप, परिवार ही तो दुनिया होती है। परिवार में सब सदस्य आपके हाँ जी। सुखी हैं तो आप सबसे ज्यादा सुखी इंसान हो। तो मैंने उस दीदी को फिटकरी का पानी बताया, जैसे हैवी ब्लीडिंग का केस था, मतलब लगातार 15 दिन से रक्तस्राव चल रहा था, दिन भर में 10-10 पैड इस्तेमाल हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला चने के दाने के बराबर फिटकरी का पाउडर बनाएं, 1 गिलास पानी में उबालें, पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी को चाय की तरह अपना मतलब आराम से शरबत समझ के, चाय समझ के, पानी समझ के पी लीजिए। दिन में 3 बार ऐसा करना है। इसी के साथ एक चीज और थी, आपसे बता रहा हूँ कि फिटकरी, चने के दाने के बराबर फिटकरी का पाउडर करें, उसको पाउडर करके 1 चम्मच पानी में घोल दें और उसमें रुई की बत्ती बना के उसको भिगो दें और उस रुई को रखना होता है। ये 2 काम करने से उनकी 2 दिन के अंदर जो 15 दिन की समस्या थी वो नष्ट हो गई। तो उसके बाद उनकी जिम्मेवारी बनती थी, तो उन्होंने बोला भैया अब बताओ मैं कहाँ पढूं फिटकरी के बारे में? मैंने कहा दीदी गूगल बाबा बैठे पड़े हैं, किताबें बैठी पड़ी है। लेकिन यहाँ पे समझदारी ये लेनी है कि आपको कोई ऐसी समस्याएं, जैसे मान लिया कि सपोज दैट कहीं गूगल बाबा पे लिखा हुआ है कि फिटकरी के सेवन करने से, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कि शायद कहीं लिखा हुआ आ जाए या सोशल मीडिया में कहीं लिखा हुआ आ जाए कि फिटकरी के सेवन से कैंसर ठीक होता है, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि फिटकरी आप लो। क्यों? क्योंकि आप उस रोग के लिए आप अभी पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ, फिटकरी ले सकते हैं, कैंसर के लिए लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि बहुत सारी सोशल मीडिया साइटों पे और सोशल मीडिया पे जब भी भयंकर बीमारियों के बारे में बात आती है तो उसमें मात्राएं नहीं लिखी होती। इसलिए नहीं लिखी होती कि सामने वाले को नहीं मालूम कि उसकी और परिस्थितियां क्या है। आप किसी भी अच्छी साइट पे चले जाओ, बहुत अच्छी साइट जो आयुर्वेदा की होंगी या जो भी साइटें होंगी, वहां कभी भी उसकी मात्राएं नहीं लिखी होगी। भयंकर बीमारियों में जो नॉर्मल सामान्य बीमारी होगा वहां पे लिखा हुआ होगा, कई जगहों पे लिखा होगा फिटकिरी के सेवन से लहसुन, जैसे मैं आपको लहसुन के सेवन से पेट का कैंसर नष्ट होता है, ये लिखा हुआ है। कितना लेना है, कैसे लेना है, ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम और आप लोग वहां की पढ़ी हुई चीजों को अपने ऊपर अपना के कहीं नुकसान न कर बैठे। तो हमारे जैसे जो भाई बंधु हैं, आपके दादी नानी हैं, जैसे किसी ने बोला कि भैया मैंने देखा पेट के कैंसर में लहसुन काम आता है, तब हमारी जिम्मेवारी है कि हमने आके पूछा कि जी दादी हमने ना नानी लहसुन से ना पेट का कैंसर ठीक होता है। हाँ बेटा तो एक काम कर ना, थोड़ा सा लेके देख ले, थोड़ा सा लेके देखने में क्या दिक्कत है, नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि हमारी परंपराओं में लहसुन, मैं तो एक बार की बात है किसी को बता रहा था, कहते जी लहसुन बहुत गर्म होती है। मैंने कहा छोटी सी बात समझाऊं? कह रहे हाँ भैया, मैं बचपन में, अब मेरे घर में तो मीट मांस नहीं बनता क्योंकि मेरे दादाजी जो थे बहुत बड़े संत है, श्री श्री 1008 श्री बाबा देव नारायण दास महाराज, वो बहुत बड़े संत रहे हैं। तो हमारे घर में नहीं बनता, लेकिन हमने बगल में देखा था कि वो लोग जब चिकन बनाते थे तो पूरी की पूरी लहसुन की पोटली, एक एक छील के नहीं, पूरा लहसुन ही उसमें डाल दिया जाता था। तो मैंने कहा जी, तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने वो बात उस दिन उनको सुना दी सामने वाले को कि यार महीने में 2 से 3 बार बंदा मांसाहार का भोजन कर रहा है और लहसुन को इस तरीके से डाल रहा है, मसाले भी उसमें गरम, मांस भी गरम, लहसुन भी गरम,
फिर उस दिन गर्मी कहाँ गई? उस वक्त कहाँ गई गर्मी? हाँ, अरे हाँ भाई, बच गया। जब रोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्प मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लहसुन का रस निकाल के अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो आप सालों खा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही 10 लहसुन हो जाए, 4 लहसुन हो जाए, 5 लहसुन हो जाए, तो छठे 7वें दिन आपका शरीर बता देगा कि हाँ जी, आपने गलती कर दी। ये चीज़ें हैं कुछ भाई की तरह मतलब मैं पर्पस मेरा यही है कि लोगों में ये जागरूकता आए कि अपने रसोई घर को पहचाने, क्योंकि रसोई घर में ही एक ऐसी चीज़ है, जहाँ के उस जो भी पदार्थ हैं, जो भी हमारे मसाले, औषधि हैं, जड़ी-बूटियाँ हैं, जो भी हैं, उनकी शुद्धता की जानकारी हर माँ-बहन को है। जैसे धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी ने बोला जी आपको ना अबरक भसम लेना है, तो अबरक भसम की पहचान आपको थोड़ी है, बनाने वाले की ईमानदारी पे है कि वो है भी कैसा। लेकिन अगर किसी ने मेरे जैसे भाई ने बोल दिया कि आपको ये दिक्कत हो रही है, एक काम करो 2-3 मुनक्के डाल के उबाल के पी लो या आधा चम्मच धनिया ले लो या मेथी ले लो, जीरा ले लो, तो मालूम है कि मेथी मैं लूँगी तो ठीक है, अपने घर की चीज़ें रसोई घर में डालती हैं। इतनी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी कि नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता क्योंकि शरीर जो है भाई कई सारे शास्त्रों को भी पढ़ने के बाद ये पता चला है और अपने जीवन का अनुभव है कि आपका नाक, मुँह, आँख, कान, पेशाब, मल, मूत्र, पसीना, ठीक है? स्किन, ये सारी चीज़ें आपको बता देती है कि आपकी बॉडी में क्या ज़्यादा हो गया। भाई अगर आपने थोड़ी-सी मिर्च की सब्ज़ी खाते हैं, सुबह टॉयलेट में जाते हैं तो पता चल जाता है ना कि कल मिर्ची खा ली थी। सही भाई आपकी समझ तो बन गई कि आपको कम खानी चाहिए, तो थोड़ा कम खाना चाहिए। इस तरीके से हम रसोई घर से चिकित्सा कर सकते हैं। रसोई घर बहुत पुरानी परंपराएँ हैं। आयुर्वेद की बात करें, एलोपैथी की बात करें, होम्योपैथ की बात करें, चलो जी आज की डेट में हर जगह हर इंसान को 5 से 10 मिनट पे उपलब्ध है। लेकिन क्या आज से 40-50 साल पहले, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी उम्र की 42 साल की उम्र है, 10 साल का बचपना मुझे याद है, तब की बात है, हमें हॉस्पिटल जाने में, मेरी मम्मी को या परिवार को हॉस्पिटल लेके जाने में 6 घंटे का वक़्त लगता था। तो उस 6 घंटे के वक़्त के जीवन में भी देखा कि 80-90 साल का जीवन शैली थी और बिना दर्द के, यानी वो लोग हॉस्पिटल ना के बराबर जाते थे और आज थोड़ी-सी कुछ होती पापा है तो 2 मिनट में हॉस्पिटल। जी जी, मेरे पापा कभी ना तो दवाई खाया ना उन्होंने खाने दिया, वो कभी खाने भी नहीं देते किसी को दवाई जल्दी। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाने देते दवाई जल्दी। तो ज़रूरी है दीदी हमें मतलब हमारा मेरा मकसद यही है कि हम जैसे भाई हम लोग हम जैसे मैंने आपको क्या बोला दीदी, अगर आप बहन बन के और मैं भाई बन के हर घर में अगर घुस गए, तो वो दिन दूर नहीं कि हर परिवार स्वस्थ भी होगा और समृद्ध भी होगा। स्वस्थ होने के तो देखो जी और भी तरीके हैं। आप चले जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में रह लो वेंटिलेटर पे और आईसीयू में स्वस्थ ही रह जाओगे। लेकिन भाई घर बेच के स्वस्थ हो गए तो क्या फ़ायदा? सही बात है, सही बात है। एक्चुअली एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था भैया, जब मैं इंडिया से वापस आ रही थी, उस वक्त प्लेन में मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया था, बहुत तगड़ा वाला फूड पॉइजनिंग हो गया था। और मैं राजीव दीक्षित जी की बड़ी तगड़ी वाली फैन, और मैं घर आई तो उनका मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि मेथी का फाका मारो तो पेट का दर्द चला जाता है। तो मैं जी, घर आई और घर आने के बाद मैंने मेथी का फाका मारा और मैं सो गई। तो उसके 2 घंटे बाद दर्द उसका कम हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, दर्द था। उसको 3-4 बार मैंने दिन भर में लिया और 2 दिन तक मैंने उसको लगातार ऐसे करती रही, दिन में 3-4 बार लेती रही, तो दर्द मेरा काफी हद तक जो है वो कम हो गया। तो इससे ये तो साबित हो गया कि भाई मेथी काम करता है। जी दीदी। तो अब यहीं पे एक मतलब एक आपस में करते हैं। अब मान लिया कि कोई और पढ़ी-लिखी बहन हो, बहुत ज़्यादा मतलब हाईटेक मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी सुना अरे क्या है मेथी गरम होता है, तो मन में शंका आ गया, तो वहाँ दवाई का असर कम हो जाता है। मैं नहीं कहता कि मेथी गरम नहीं होती, मतलब जिस तरीके से मेथी गरम होती है लेकिन अ, अगर हम दवाई समझ के हम इस्तेमाल करते हैं और मात्रा का ध्यान रखते हैं, तो शरीर को कभी नुकसान नहीं करता। एक्चुअली मेरे को मेथी सूट नहीं करती भैया, ऑनेस्टली बताऊं। मेथी अगर मैं हाँ खाती जी। हूँ ना सवेरे खाली पेट, अगर भिगो के भी खाऊं तो मेरे को जल पूरी बॉडी जो है वो छाले आ जाते हैं, पूरा मुंह भर जाता है छाले से। लेकिन वो एक वक्त ऐसा था जब मेरे पेट में दर्द था,
पेट को हाँ जरूरत थी उस मेथी की, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पता नहीं अंदर क्या किया उसने जाकर के, लेकिन वो उस वक्त मैंने उसका फांका मारा एज इट इज, उसको खाया और पानी से गटक गई राजीव भाई का नाम लेके और उसने काम किया। हाँ बहुत अच्छा। दीदी आपको जैसे बताऊं, मैं जैसे सीख रहा था ना राजीव भाई को सुनने के बाद, क्योंकि मुझे तो अभी 5 साल हुए हैं, तो 5 सालों में मैंने राजीव भाई को सुना, तो उन्होंने जैसे बोला अजवाइन को पेट दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हल्का सेक कर और काला नमक के साथ। तो मैंने जब इसको आगे चल के मैंने वहां तो पढ़ के उस फार्मूलों के याद करके हमने अप्लाई किया, लेकिन एक जागरूक होने के नाते, एक जिज्ञासु होने के नाते मैंने इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों बोला गया, सिर्फ अजवाइन ही, सादा अजवाइन क्यों बोले भाई, काले नमक के साथ क्यों? तो पता चला कि अजवाइन के दुष्प्रभाव को नष्ट करता है काला नमक। जी बिल्कुल सही। तो हमारे इस दादी तरीके पिता से भी बोलते थे, बस उनको पता नहीं था कि वो क्यों बोलते हैं, बस बोलते थे, उन्होंने सुना था इसलिए बोलते थे वो। हाँ, अब अब कभी भी किसी को मुझे बात हो रही तो गर्म तासीर की औषधियों से अगर किसी को तकलीफ हो, तो उनको अपने जीवन में घी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। मान लिया कि हमने हमने मेथी लिया और हमारे पेट में जलन हो गए, छाले हो गए, तो हमारे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घी का सेवन कर लेना चाहिए। तो आपने देखा मेथी के लड्डू खाने के लिए बहुत बोले जाते हैं, इसमें गर्भावस्था के बाद जो प्रसूति होती है उसमें मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं कि गर्भाशय अपनी जगह पे पहुंच जाए, लेकिन वो लड्डू बनाने की पूरी संपूर्ण विधि में गाय के घी का ही उपयोग ज्यादा है। जी अगर जब गर्भावस्था में ये प्रसूति के बाद जो गर्भ को अपने स्थान पे पहुंचाने के लिए सिर्फ चाहते तो मेथी चबा चबा के खा लेना चाहिए था, लेकिन मेथी के लड्डू क्यों? इसलिए कि मेथी खाने से जो दुष्प्रभाव होगा वो घी का बना हुआ होगा, इसलिए मेथी के साइड इफेक्ट उसको नहीं आएगा। तो जो घी, जो ये लड्डू बनाते हैं उसमें और क्या क्या डालते हैं? खाली मेथी होता है और गुड़? नहीं, बनाने के लिए देखिए दीदी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन नॉर्मल तरीके से मैंने जो भाई बहनों को बताता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ जी मेथी लो, हल्का बारीक पाउडर कर लो, अगर आप अफोर्डेबल हो तो दूध में उसको जैसे हलवा खोआ बनाते हैं तो दूध में डाल के खोआ बना दो, खोआ बना के मिश्री मिला लो, गुड़ मिला लो और उसको घी में तल के छोटे छोटे करके, और अपना आटा, कोई भी आटा जो आप डालते हैं ताकि उसको थोड़ा सा एक लड्डू का शेप आ जाए, उस तरीके से सिंपल तरीके से आप ले सकते हैं। अगर तब भी कोई लड्डू भी बना के ना ले सके तो आधा चम्मच मेथी का पाउडर 1 गिलास दूध में इतनी देर उबालना है कि वो आधा रह जाए, और उसमें 1 चम्मच घी और स्वाद के अनुसार मिश्री या गुड़, ये गर्भाशय बाहर निकलने के रोग को भी नष्ट करता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सारी औरतों को हेल्प भी करेगा, ट्राई करेंगी सारी औरतें इसको, जिन लोगों को हाँ, पता है इसकी। हाँ इस चीज के साथ इसमें एक और है, रोगन रोगन गुल एक तेल आता है, रोगन गुल का तेल आता है, उस तेल को और हल्दी को दोनों को मिला के लगाने से गर्भाशय जो बाहर आने की शिकायत होती है, कईयों को बाहर बहुत ज्यादा और कईयों को थोड़ा बहुत, तो ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात यह है कि देखने को हमें सोशल मीडिया पे या किताबों में, शास्त्रों में, बड़े बड़े वैद्यों से बहुत सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करें अपने ऊपर और किन चीजों का करें, इसमें अगर मैं मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा जी जो चीज आप पहचानते हो और जानते हो उसको तो आप बेझिझक होकर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो या चीज नहीं जानते, जो आपके जीवन में पहली बार कोई नई चीज सुनने को आया है, तो उसके बारे में आप जरूर किसी वैद्य या डॉक्टर के, चिकित्सक की देखरेख में करें, हाँ उनकी राय सलाह से करें। सही बात। या जिस चीज की जानकारी नहीं है उसको उन्हीं लोगों के साथ मिलके करना चाहिए जो एक्सपर्ट है उसके, जिन्होंने उसको पढ़ा है, क्योंकि हाँ उन्होंने जी, पढ़ाई की है उस चीज की, तो वो समझा सकते हैं आपको अच्छी तरह से। जो चीजें हमारी दादी नानी से मिली हैं हमारे, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना भैया, मैं बाहर रहती हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, तो यहाँ पे बच्चों को, पहली बात तो लड़कियां घर में खाना नहीं बनाती। अब मेरी बेटी को देख लो, औरों को मैं क्या बोलूं, मेरी खुद की बेटी जो बड़ी वाली है उसको चावल तक बनाना नहीं आता है, और अगर मैं उसको बोलती हूँ कि चावल बनाना सीख ले तो वो कहती है कि मैं अपने घर में नौकर रख लूंगी, बाई शुडाई, सिंगापुर में तो सब बाहर खाते हैं तो मैं क्यों घर पे खाऊं। तो उनकी अपनी थिंकिंग है। अब उनको मैं बोलूंगी कि पेट में दर्द हो रहा है, अजवाइन खा लो या जीरा खा लो, मम्मी हाउ डज इट लुक लाइक, पूछेंगे कैसा दिखता है, फोटो भेजो तो उसमें भी वो कहते हैं कि कैसे इसको खाना है। उनके लिए आज जो बाहर रहते हैं ना, उनके लिए कन्वीनियंट यही है कि भैया एक दवाई लिया, खाया और हो गया।
एक्सेसिबल है ना, और उनको हर जगह सब्सिडी भी मिलती है, डिस्काउंट है, सब्सिडी है। इन जैसों के लिए भी दीदी, जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं 2016 में राजीव भाई को सुनने के बाद सोशल मीडिया से फेसबुक पे पोस्ट डालता था, तो और कुछ दोस्त जुड़ने लगे मेरे से, कुछ भाई बंधु जुड़ने लगे, सोशल मीडिया से भी जुड़ने लगे और फिजिकल तौर पे भी जुड़ने लगे। तो उसमें कुछ आईटी सेक्टर के बंदे जुड़ते थे, तो कहते थे भैया मैं तो रात को ड्यूटी करता हूँ, मेरे पास समय का अभाव है, इस चीज का अभाव है। तो मैंने उनको बोला ठीक है जी, अभाव तो है, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे, समय तो लगेगा ना। ये सारी चीजें कुछ बातें करके कुछ तो कन्विंस करने की कोशिश करी। फिर उसी बीच में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर इन भाइयों को साथ में वाकई इनको बचाना है दुष्प्रभाव वाली दवाइयों से, तो मुझे एक दूसरी पैथी जो राजीव भाई के व्याख्यानों में सुनने को मिला है, घरेलू चिकित्सा के बाद उन्होंने जिस पैथी का सबसे ज्यादा जोर दिया, वो पैथी थी होम्योपैथ। तो होम्योपैथ एक ऐसी पैथी है जिसमें समृद्धि का नाश ना के बराबर होता है। आप एक होम्योपैथ की दवा 80-90 रुपए में इंडिया में 30 ml की आ जाती है, और 2 बूंद उसकी सफिशियंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सस्ती चिकित्सा पैथी है। तो इसके बारे में सीखना तो है भाई, मैंने कहा हमें सर्जरी नहीं सीखनी, हमें प्लेन चलाना नहीं सीखना है। तो इस बहुत सारी होम्योपैथ की मेडिसिन है जो हमारे रसोई घर के मसालों से बनती है। जैसे आयुर्वेद में कुचला नाम की औषधि है, बहुत कारगर औषधि है, उसको कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथ में उस औषधि से बनने वाली जो दवा है, होम्योपैथ की नंबर 1 दवा नक्स भूमिका। नक्स भूमिका के बारे में तो होम्योपैथ की किताबों में ही नहीं, सारे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको सामने वाले रोगियों की तकलीफ नजर नहीं आ रही कि आप क्या कौन सी दवा चलाएं, तो होम्योपैथ की दवा देके नक्स भूमिका देके भेज दें। अच्छा, ऐसी मेडिसिन है। तो हर घर में होने वाली मेडिसिन, जैसे कहते हैं रसोई घर में होनी चाहिए आपकी जीरा अजमाइन, तो उसी तरीके से होम्योपैथ चिकित्सा पैथी है। आयुर्वेद चिकित्सा पैथी बहुत अच्छी पैथी है। ये आयुर्वेद के बारे में तो मैं ऐसे कहता हूँ, मेरी भाषा में जो सबको बताता हूँ कि 9 महीने में अगर एक इंसान का जन्म हो सकता है, तो 9 महीने में अगर आपका रोग नष्ट नहीं हो रहा है, तो या तो आपका डॉक्टर चोर है, या आपकी पैथी चोर है, या आपकी दवाइयां गलत है। क्योंकि एक इंसान सिर्फ मतलब गर्भ में 9 महीने में उसकी किडनी बन रही है, लीवर बन रहा है, हार्ट बन रहा है, पूरी बॉडी बन रही है, दिमाग बन रहा है। इन चीजों से चलो जी, आज तो मान लिया आज के जमाने में प्रेगनेंसी ठहरी, दवाइयां चल रही है, कैल्शियम, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, बहुत सारी दवाइयां चल रही है। लेकिन क्या 90 साल, मैं अपनी 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं जिस उम्र में पैदा हुआ, मेरी माँ के मैंने एक भी दवा नहीं खाई, तो क्या मेरा दिमाग नहीं बना? क्या मेरे हाथ की हड्डियां नहीं बनी? तो कहने का मतलब उन्होंने क्या खाया था? दाल रोटी, साग सब्जी, अपने बाप दादा दादी नानियों द्वारा बताए गए रहन सहन खान पान, उन्हीं चीजों को फॉलो किया। तो हमारे जैसे राजीव भाई जैसे जो बंधु भाई हुए, जो ज्ञान के मतलब महासागर बोला जाता है ज्ञान के बारे में, उनके ऐसी कोई सी लाइन नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं कि जिनके बारे में उनके पास ज्ञान नहीं था। बोलना शुरू कर दे तो ऐसे शख्स का भी जन्म उस माँ ने बिना कुछ दवा खाए करी है। तो आज हम दवा खा के क्या पैदा कर सकते हैं, मैं मुझे तो नहीं पता। एक छोटी सी इंस्टेंट है, बीच में मेरे पास फोन आया था कि जी भैया मेरे ना गांव में एक मास्टर साहब है। मैंने कहा हाँ जी, उनके घर का पूरा परिवार मास्टर साहब है। तो मैं गांव गया हुआ था, तो चौराहे पे चबूतरा होता था, वहां पे बैठे लोग, बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि 2 महीने का बच्चा और 2 महीने का बच्चा 11 महीने की दवा, 2 महीने का बच्चा 11 महीने की दवा। तो वो बच्चा ना, एक्चुअली उनके बच्चे जो बच्चा आया था, वो बच्चा रहा नहीं दुनिया में। तो बाहर के लोग आपस में, जैसे ये लोग हमदर्दी जताने गए थे, मतलब मिलने संतावना देने गए थे, तो उन्होंने देखा कि चौराहे पे बात हो रही थी। बड़े बुजुर्ग जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि 2 महीने का बच्चा और 11 महीने की दवा, तो भगवान ही मालिक होगा उसका। दवाई पे तो हाँ, तो सही बात है। आजकल डायबिटीज के बच्चे क्यों पैदा हो रहे भैया? हमारे टाइम पे तो नहीं थे। मैं आपसे बड़ी उम्र में, एक्चुअली आप कितने 41 हाँ, थे ना? मैं 45 हाँ, की।
आपसे 3-4 साल बड़ी हूँ मैं तो मैं तो आपसे पहले आई हूँ दुनिया में। आप सोचो उस टाइम बैलगाड़ी का जमाना था, जब हमारे डैडी हमको गांव में छोड़ के जाया करते थे हॉलीडेज में, जब हमारा स्कूल की छुट्टियां हाँ होती थी तो हमको गांव छोड़ देते थे वो 2 महीने के लिए। वो एक टाइम ऐसा होता था कि हम सब बहुत एंजॉय करते थे, बैलगाड़ी होती थी उस टाइम। हमको शहर से मझगावा, हमारा गोरखपुर में हमारा घर है, वहां से गांव तक पहुंचने में भी 4 घंटे लगते थे, 3-3.5 घंटे का वॉक करना पड़ता था हमको, तब जाकर के हम अपने गांव पहुंचते थे। अभी कहाँ है, अभी तो फटाक से गाड़ी पकड़ लो और वो गांव गांव रहे कहाँ भैया। मैं गई थी गांव, एक दिन के लिए गई थी, वो गांव गांव है ही नहीं, वो भी शहर बन रहा है। सारे जवान हाँ, वो लोग तो भाग गए है। शहर, कोई है ही नहीं, सब बुजुर्ग छोड़ दिया वहां पे, सादगी तो खत्म हो गई। देखिए इन चीजों का भी अगर एक भाई के नजरिए से मैं बताऊं तो मैं कहता हूँ इसका भी इलाज है। जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि पहले गांव के लोग थे तो शहर नहीं थे, पहले शहर भी थे ना, दिल्ली में थोड़े बहुत तो शहरी इलाका था ही, मद्रास बॉम्बे कलकत्ता ये सारे थे, हाँ, तो उनकी जीवन शैली में भी तो 100 साल का जीवन था। बिल्कुल तो ऐसा गांव में हमें करना क्या है, हमें अपने आप में जो खाए हो ना उसको निकालना है। हमने जो खाया उसको पूरी तरह से बाहर निकालना है। एक मल के रास्ते, मूत्र के रास्ते, और तीसरा रास्ता है पसीना, जिसको कहते हैं श्रम। आज श्रम की कमी हो गई है, परिश्रम हम नहीं कर पा रहे हैं। और परिश्रम मान लिया कि अगर हम ऑफिशियल जॉब है, वर्किंग आवर है, नहीं कर सकते श्रम, तो घर में भी कर सकते हैं। उसके लिए अभी योग प्राणायाम का प्रचलन हो गया, जबकि हमारे बाप दादाओं के जमाने में तो था ही नहीं। वो जी। लोग तो खेतों में घूम के अपना योग प्राणायाम कर लेते थे, उनका घूमना ही उतना हो जाता था, वो योग प्राणायाम से कम नहीं था। तो आज योग प्राणायाम बन गया है, उसको आप कर सकते हैं, वो आजकल हर कोई सिखा रहा है, तो उसके साथ हम थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सही। मेन है मानसिक रूप से सबसे ज्यादा जो है हम बीमार हो रहे हैं मानसिक रूप से, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का भंडार हो गया। पेट दर्द हो गया तो तुरंत गूगल बाबा को सर्च किया, तो गूगल बाबा ने बोला कैंसर का सिम्टम भी है। यही हमारा सबसे बड़ा काल है, यही सबसे बड़ा काल है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मेरे बेटे की कहानी है। मेरे बेटे को कुछ टाइम से पहले, हो गया काफी टाइम हो गया, उसके कान में ना आवाज आती थी, वो उसकी नहीं, बड़ी पतली सी आवाज आती है कान के अंदर, टिंटेस बोलते हैं ना हाँ जी, हाँ उसको। जी, हाँ, वो उस तरह की उसको आती थी। अब उसने हाँ गूगल जी। सर्च करना शुरू किया, गूगल पे तो ऐसी ऐसी बातें दिखा रहे हैं, उसको लग रहा है कि उसका तो कहानी खत्म हो गया, अब उसको तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो अपने दिमाग में बिठा के बैठा है, तो सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका था। अच्छा, बाद में मेरे को कहता, मम्मी आप साइन करो, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, ट्रीटमेंट के लिए जाना है। मैं गई नहीं उसके साथ। मैंने कहा क्या जरूरत है तेरे को जाने की। फिर मैंने उसको बताया घर में ही थोड़ा बहुत कर, और 1-1.5 महीने बाद वो ठीक हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया। फिर कहता कि आई थिंक मम्मी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वो स्ट्रेस की वजह से था। तो हम्म। ये बच्चे आजकल ना, थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा सा चोट लगती है ना, थोड़ा सा दर्द होता है, वो गूगल खोल के बैठ जाते हैं, और गूगल के पास आप बैठ गए तो वो तो सिम्टम, कॉज, ट्रीटमेंट सारा खोल के रख देता है वो। और जो भी है वो डर जाता है एकदम बुरी तरह से, और डर के आगे तो अभी बस। इसी से अभी एक दीदी है, छवि बहन नाम है, बेंगलोर से, आईटी सेक्टर में उनके हस्बैंड है। तो उनका ग्रुप के माध्यम से, जैसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आई, तो कह रही भैया मेरे को ये तकलीफ है। मैंने कहा फोन करो, तो उन्होंने बताई कि मेरे को ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ थी। तो मैंने उसको बताया, उपचार बताया, तो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद क्या हुआ, मेरे को करी भैया मैं ना डॉक्टर ने बोला है कि आप प्रेगनेंसी नहीं ले सकती, और मैंने गूगल पे भी सर्च करी है कि अगर आपको ये ब्रेस्ट में तकलीफ है तो आप ये नहीं कर सकते। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा, पहले तो गूगल बाबा बंद कर, गूगल बाबा बंद कर। अगर एक छोटी सी बताना, आज तुम एक बच्चे की माँ बनना चाहती हो, 2 बच्चे की माँ बनना चाहती हो, हमारी दादी नानी के जमाने में 10-10 बच्चे की माँ बनी थी, क्या उनकी समस्याओं में उस टाइम पे स्तन में ऐसी समस्याएं नहीं रही होगी? क्या उनके शरीर में ऐसी कोई समस्या नहीं रही होगी? फिर भी एक बच्चे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसा क्या? क्योंकि उनके पास डर का साधन नहीं था। अगर उनको होता भी था तो उनकी जो बड़े बुजुर्ग होती होंगी तो वो कहती होंगी ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा, मालिश उलिश कर ले, थोड़ा तेल लगा ले, सिकाई कर ले, ठीक हो जाएगा। अच्छा डिस्चार्ज हो रहा है, कोई बात नहीं, इस तरीके से ठंडा गर्म का पानी का सेक कर ले, ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें थी, उस वक्त डर को नहीं परोसा जाता था। और आज डर परोसा जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए परोसा जा रहा है कि जो हमारे जो भी चिकित्सा व्यवस्था है वो एक आज व्यवसाय व्यवस्था है। उस व्यवसाय का बढ़ावा मिलता रहे,
उसका घर फल फूल होता रहे, इसलिए उसको परोसा जाता है। मैं कोरोना काल की बात करूं, मैं हर उस आदमी से, मुझे अपना व्यक्तिगत मतभेद है जो ये कहता है कि कोरोना एक बीमारी है। जो भी कहता है कोरोना एक बीमारी है, वो जो कहता है उन सब से मेरा व्यक्तिगत मतभेद है। मैंने कहा जी कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना एक नाम है जो उन्होंने ढूंढा और इसको एक चोला पहना दिया। ये इसको क्या बोलते हैं, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये कोरोना है। बाकी बीमारियां क्या है, तकलीफ है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार पहले भी होते थे, आज भी है, कल भी रहेगा, बरसों बाद भी रहेगा। इनका इलाज कर दो, कोरोना का इलाज हो जाएगा। मैं कोरोना के वक्त की बात है कि मैं 10 अप्रैल से घर घर जाना शुरू कर दिया था। जहां भी मेरे को फोन आता था मेरे आसपास, हाँ जी कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने कहा ठीक है जी एड्रेस दो। अगर वो दिल्ली का एड्रेस हुआ, मैं उनके घर जाता था, उनके साथ बैठता था, उनके हाथ पैर लगाता था, छूता था, आराम से बैठ के आता था, उनको समझा के आता था। उसके बाद घर आके भी अपने बच्चों के साथ आराम से खाना पीना, ना कोई सैनिटाइजर, हाँ मास्क। देखो जी मुझे इतने पैसे नहीं है कि मैं रोज 2000 रुपए का चालान कटवाऊं, तो मजबूरी है मास्क लगाना। तो मैं उसका भी एक इंतजाम कर लिया था। एक राजीव भाई की फोटो बनाई, टी शर्ट लगाया, कोरोना का मास्क लगा, मतलब कोरोना से नहीं डरता, पुलिस से डरता हूँ इसलिए मास्क लगाता हूँ। ऐसे करके स्लोगन लगा के अपना घूमता रहा, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। और वाकई 15,000 व्यक्तिगत, मतलब कोरोना पेशेंट को दिल्ली के 500 घरों में और व्यक्तिगत तौर पे 15,000 पॉजिटिव को निगेटिव होते देखा है। और बहुतों को तो होने ही नहीं दिए। भाई क्या बात है, तकलीफ हो रही है, जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो आराम से, सर्दी हो रही है ये ले लो, बुखार हो रहा है ये खा लो। और बहुत सारे लोग इस, हाँ कोरोना से एक चीज हमें, हम जैसे भाइयों को, हमारे जैसे आप दीदी और हमें एक चीज बहुत अच्छी चीज मिली कि लोगों को घर के प्रति दोबारा लौटाने में बहुत मदद मिली। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। नेचर की तरफ सारे मुड़ गए, लोग हाँ नेचर की तरफ मुड़ गए, क्योंकि उनको भैया हाँ जान पे जब बनती है ना, जब उन्होंने देख लिया ना तांडव, मौत का तांडव देख हाँ लिया, चाहे वो जो भी था, लेकिन दिखाया हाँ गया ना, आपके सामने स्क्रीन पे परोसा गया मौत का तांडव। कौन मरना चाहता है, जिंदगी तो सब कुछ है, उसी के लिए तो सारी सब कुछ दे देते हैं वो, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जी तो वो एक चीज ऐसी आई, उसने आपको वापस वहीं फेंक दिया। मतलब ये प्रकृति का खेल है एक्चुअली, प्रकृति ने आपको वापस, आपको एहसास दिलाया है कि जिससे तुम भाग रहे हो, जिसको तुम भूल गए हो, वही तुम्हारी जीवन रक्षक है, वही तुम बचोगे। तो वो वापस वहीं जा रहे हैं सारे के सारे, उनको एटलीस्ट अवेयरनेस आई है। और ये बहुत अच्छा और ये अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेद के लोगों को, खास करके जो लोग जो बहुत सालों से इस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है कि एक सही वक्त है हथौड़ा मारने का, कि हाँ, लोगों, हाँ, बहुत मतलब बहुत ही कम समय में हमने लोगों को घरों को रसोई घर में बदल दिया। क्योंकि उससे क्या है कि अब क्या है, उस बीच में जो भी हुआ, उनके सर में दर्द होता था, पेट दर्द होता था, डॉक्टर साथ नहीं दे रहे थे, डॉक्टर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे रहे थे, दवाइयों के नाम, मतलब इस तरीके से जो उनके खर्चे बढ़े हुए थे और बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो हम जैसे भाई बंधुओं से जुड़े, राजीव भाई को सुनने लगे, या जो भी किताबें घर की, मैं रसोई घर की चिकित्सा की पुस्तकें पढ़ने लगे। तो उससे क्या हुआ कि उनको जब असर आया, तो अब उनकी भयानक बीमारियां भी हो रही है। तो एक बार कहते हैं यार जरूर पूछ लेते हैं भाई, कोई भाई बंधु से कि इसमें भी इलाज है क्या। जैसे कई फोन आते हैं मेरे पास कि भैया सीवियर पे, मतलब बहुत ही क्रिटिकल केस है, क्या इसमें संभव है। तो क्या ये संभव है, इतनी भावना आना ही इस बात को दर्शाता है कि लोग लौट चले हैं पुरानी परंपरा की ओर। भैया एक चीज मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी आपके दिमाग की सोच, हाँ दिमाग से ही बीमार होते हो, दिमाग से ही ठीक हो जाते हो। आपने अगर सोच लिया कि मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हो जाओगे। इसलिए कहते हैं दिमाग जो है ना, उसको बीमार नहीं होने देना। वो अगर आपका स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है। एक्चुअली किसी एक साइंटिस्ट ने मुझे बोला था कि आप सिर्फ 3 तरीकों से बीमार पड़ते हो, दिमाग से, मुंह से, या अपने पेट से। पेट में आपके अगर बैक्टीरिया डिसबैलेंस हुए तो आपका दिमाग गड़बड़ होगा, दिमाग गड़बड़ हुआ तो कहीं सिग्नल नहीं जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो तो फिर सब कुछ ही खत्म है। मेन तो ब्रह्मांड तो वही है, तो ब्रह्मांड ही खत्म तो सब कुछ खत्म है। तो बस दिमाग सही रखना बहुत जरूरी है हर किसी को। अब अगर आप अपने आप को हमेशा ये मैं कि मैं बीमार हुई नहीं, मैं बीमार हुई नहीं, जो तकलीफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्चुअली मिलेट पिया था, और पीने, वो कल का मिलेट है, और उसको पीने के बाद मेरे पेट में एकदम से दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल जाके लेटती हूँ, तब भी आपका कॉल आया, तो मैंने आपका कॉल भी रिसीव नहीं किया था उस टाइम।
तो मैं सो गई, मैंने कहा थोड़ी देर लेटती हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा, और वो अपने आप थोड़ी देर बाद गायब हो गया। तो ये अपनी सोच है। अब वही अगर मैं टेंशन ले लेती तो वो बढ़ जाता, वो दर्द बढ़ जाता, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उस पर रहता। फोकस हटा दिया मैंने। और कोई दूसरी भाई बहन होती, वो उसको गूगल मार देती तो उसको कैंसर नजर आ जाता। तो वो तो और बुरा हाल हो जाता बेचारी का। नहीं, कैंसर नहीं, वो ये सोच, क्योंकि उसने कल का खाना खाया, वो कहती फूड पॉइजन हो गया मेरे को। नहीं, आखिरी आखिरी स्टेज तो मतलब आखिरी जो कहते हैं वो तो वही है ना। तो ऐसा ही है, बहुत सारी बस बातें अपना हैं मन दीदी। जो है, अपना दिमाग जो है, वो अगर सही रखे इंसान, पॉजिटिव थिंकिंग रखे। सबसे बड़ी बात आजकल भैया, आजकल कोई किसी का दोस्त नहीं है, प्यार खत्म हो गया है, इज्जत खत्म हो गई है, संस्कार खत्म हो गए हैं। क्या अभी पिज्जा बर्गर, मम्मी पापा, हाय हेलो, यही सब बचा है, बस खत्म, सब खत्म। विदेशियों ने पूरा एकदम नकल, हमें पता है हम भारतीय बहुत नकलची थे, लेकिन इतने नकलची थे नहीं पता था। पूरा ही एकदम चेंज ही कर दिया हमने अपने आप को एकदम ही। तो चलिए भैया, काफी टाइम हो गया हम लोग को बात करते हुए, बहुत अच्छा लगा। मैं फिर आपके साथ कनेक्ट होंगी, फिर हम बातें करेंगे, जी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जी चलिए दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। जी, प्रणाम। प्रणाम।